सो दिस इज नीट क्विककास्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से। मैंने ये खुद के नोट्स प्लस एनसीईआरटी कंबाइन करके बनाया है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगी। अगर किसी भी पॉइंट पे इन डेप्थ समझना हो देन एनसीईआरटी में वो टॉपिक खोल कर एक बार ज़रूर से पढ़ लेना। सो लेट्स बिगिन। इमेजिन एक फैमिली ट्री जहाँ एक ग्रैंडसन का ग्रैंडफादर तो एग्जिस्ट करता है लेकिन उसका कोई इमीडिएट फादर नहीं होता। साउंड्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल, राइट? आई मीन इस सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर हनी बीज के वर्ल्ड में ये वियर्ड जेनेटिक पजल एक एवरीडे रियलिटी है। एग्जैक्टली। तो बायोलॉजी एक्चुअली फिक्शन से ज्यादा स्ट्रेंज होती है। इस डीप डाइव में सभी नीट 2026 एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत वेलकम है। आज का टारगेट बिल्कुल सेट है। एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को लाइन बाय लाइन डिकोड करना। बिल्कुल। और यह सेशन इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि हम सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्ट्स को लिस्ट आउट ना करें, बल्कि उनके पीछे का एक्चुअल मॉलिक्यूलर हाउ और व्हाई फिगर आउट करें। कंसिस्टेंट और स्मार्ट स्टडी से मेडिकल कॉलेज क्रैक करना डेफिनेटली पॉसिबल है। हाँ, और आज हम समझेंगे कि कैसे हमारे ट्रेट्स जैसे आई कलर या हाइट एक्चुअली एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर होते हैं। अगर हम ट्रेट्स को फैमिली फीचर्स की तरह देखें और जीन्स को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस की तरह विजुलाइज करें, राइट? तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक रूल्स कैसे पास डाउन होते हैं, ये मैकेनिज्म एकदम क्लियर हो जाता है। राइट। तो इनहेरिटेंस के इन फंडामेंटल रूल्स को समझने के लिए मुझे लगता है हमें थोड़ा हिस्ट्री में ट्रैवल करना होगा, लाइक ग्रेगर मेंडल के टाइम पर। हाँ, मेंडल ने 1856 से 1863 तक यानी पूरे 7 इयर्स पी प्लांट्स पर, जिसे हम पाइसम सटाइवम कहते हैं, कंटिन्यूअसली हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। पर एक बेसिक सवाल दिमाग में आता है, प्लांट्स की इतनी मैसिव वैरायटी एग्जिस्ट करती है नेचर में, तो स्पेसिफिकली पी प्लांट्स ही क्यों सिलेक्ट किए गए? देखो, पी प्लांट्स का सिलेक्शन एक बहुत क्लियर साइंटिफिक स्ट्रेटेजी थी। उनका लाइफ साइकिल एक्सट्रीमली शॉर्ट होता है, इसलिए मल्टीपल जनरेशंस को कम टाइम में स्टडी किया जा सकता है। ओह अच्छा, मतलब जल्दी जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं। एग्जैक्टली। प्लस इनमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स बहुत शार्पली विजिबल होते हैं। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स के लिए स्पेसिफिकली 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी सिलेक्ट किए थे। वेट, ये ट्रू ब्रीडिंग का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है? ट्रू ब्रीडिंग मैकेनिज्म एसेंशियली ये इंश्योर करता है कि अगर प्लांट कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन शो करे तो कई जनरेशंस तक उसका इनहेरिटेड ट्रेट बिल्कुल स्टेबल रहता है। उन्होंने 7 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट ट्रेट्स यूज किए थे। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए हाइट वाला ट्रेट ले लेते हैं। उसमें 2 प्योर लाइंस बनाई होंगी, एक प्योर टॉल और दूसरी प्योर ड्वार्फ, राइट? सही पकड़ा। और यहीं से आता है हमारा सबसे बेसिक एक्सपेरिमेंट, जिसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो अगर हम एक कंप्लीटली प्योर टॉल प्लांट और प्योर ड्वार्फ प्लांट को आपस में क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन में एग्जैक्टली क्या रिजल्ट आएगा? मेरा नेचुरल गेस तो ये होगा कि टॉल और ड्वार्फ मिक्स होकर एक मीडियम हाइट प्लांट बनाएंगे। पता है, उस टाइम सबको यही लगता था, पर वहीं पर मेंडल ने एक मेजर ट्विस्ट ऑब्जर्व किया। F1 जनरेशन में सभी प्लांट्स कंप्लीटली टॉल प्रोड्यूस हुए थे। यहाँ ब्लेंडिंग का कोई नामो निशान नहीं था। वाओ, मतलब ड्वार्फनेस का कैरेक्टर फिजिकल अपीयरेंस से एकदम गायब हो गया। बिल्कुल, कोई मीडियम हाइट ऑब्जर्व नहीं हुई। पर मेंडल वहां रुके नहीं। जब उन्होंने इन F1 टॉल प्लांट्स को मैन्युअली आपस में सेल्फ पॉलिनेट किया तो F2 जनरेशन आई होगी। हाँ, और F2 जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ दोनों प्लांट्स वापस मिल गए। उनका फिनोटाइपिक रेशियो परफेक्टली 3.1 मेजर हुआ, यानी टोटल 4 में से 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये F1 जनरेशन उस डोमिनेंट पापा की तरह लगती है जिसकी ही मर्जी चलती है जब बच्चा उनके पास बैठा होता है, यानी टॉलनेस डोमिनेंट है और ड्वार्फनेस टोटली छुप जाती है। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है, और इस मिस्ट्री का आंसर मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस में छुपा है। उन्होंने बताया कि इनहेरिटेंस के कैरेक्टर्स डिस्क्रीट यूनिट से कंट्रोल होते हैं, जिन्हें उन्होंने फैक्टर्स कहा, जिनको आज हम मॉडर्न बायोलॉजी में जीन्स कहते हैं, राइट? सही बात है। ये फैक्टर्स पेयर्स में अकर होते हैं। जब डिसिमिलर पेयर होता है, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो एक फैक्टर डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव। लेकिन इस डोमिनेंट और रिसेसिव लेवल के अंदर सेल लेवल पर एक्चुअली चल क्या रहा है?
बायोलॉजी में फिजिकल डोमिनेंस कोई मैजिक तो नहीं हो सकती ना? नहीं, मैजिक बिल्कुल नहीं है। ये पूरा प्रोसेस एक्चुअली एंजाइम्स और प्रोटीन्स पर बेस्ड है। जो डोमिनेंट टॉल जीन है वो एक परफेक्टली फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करता है। जो सेल में प्लांट की ग्रोथ बढ़ाता होगा। एग्जैक्टली वो ग्रोथ हार्मोन को एफिशिएंटली सिंथेसाइज करता है। दूसरी तरफ जो डॉफ ट्रेट वाला म्यूटेटेड जीन है उसका एंजाइम ब्रोकन या लेस एफिशिएंट होता है। अच्छा, तो हाइब्रिड प्लांट में अगर एक भी फंक्शनल टॉल जीन है तो वो अकेला ही सफिशिएंट ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर लेगा। बिल्कुल, जिससे प्लांट फिजिकली टॉल बन जाता है। डॉफ ट्रेट एसेंशियली छुप जाता है क्योंकि उसका नॉन फंक्शनल नेचर डोमिनेंट के फंक्शनल आउटपुट से ओवरराइड हो जाता है। दैट मेक्स सो मच स्ट्रक्चरल सेंस। पर अगर ड्वार्फ जीन फंक्शन ओवरराइड हो चुका था F1 में, तो वो F2 जनरेशन में वापस आके एक्सप्रेस कैसे हुआ? इसके लिए मेंडल ने अपना सेकंड लॉ दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब प्लांट रिप्रोडक्टिव गैमीट्स फॉर्म करता है तो अलील्स आपस में ब्लेंड नहीं होते। यानी गैमीट फॉर्मेशन के टाइम वो सेपरेट हो जाते हैं। हाँ, इस प्रिसाइज तरह से सेग्रीगेट होते हैं कि हर सिंगल गैमीट को स्पेसिफिकली एक ही अलील रिसीव होता है। ये एक एब्सोल्यूट यूनिवर्सल रूल है। पर एक ऑब्वियस प्रैक्टिकल कैच दिख रहा है मुझे यहाँ। अगर एक सीड फील्ड में टॉल प्लांट बन गया है तो बाहर से देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्योर टॉल यानी कैपिटल टी है या फिर हाइब्रिड टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी है? उस हिडन जीनोटाइप को एक्सपोज करने के लिए एक क्लेवर टेक्निक यूज होती है जिसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसमें ऑर्गेनिज्म को उसके प्योर रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाता है। ओके। क्योंकि प्योर रिसेसिव पेरेंट हमेशा स्मॉल टी ही पास करेगा, उसके पास कोई हिडन डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, तो प्रोजेनी के रिजल्ट से पेरेंट का टेस्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर सारी प्रोजेनी टॉल आती है मतलब ओरिजिनल प्लांट प्योर टॉल था। अगर हाफ टॉल और हाफ डॉर्फ आती है यानी 1.1 रेशियो तो ओरिजिनल प्लांट हाइब्रिड था। ये सिंगल ट्रेट का ब्रेकडाउन तो बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन रियल लाइफ में तो हजारों ट्रेट्स होते हैं। तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप ये है कि जब दो ट्रेट्स को एक साथ स्टडी किया जाता है तो क्या होता है? इसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने सीड कलर जो येलो या ग्रीन हो सकता है और सीड शेप जो राउंड या रिंकल्ड हो सकती है उनको एक साथ ट्रैक किया। और इसमें येलो कलर ग्रीन पर डोमिनेंट है और राउंड शेप रिंकल्ड पर डोमिनेंट है। सही कहा। तो जब उन्होंने प्योर राउंड येलो पेरेंट को रिंकल्ड ग्रीन के साथ क्रॉस किया तो F1 में एक्सपेक्टेडली सारे प्लांट्स राउंड येलो निकल कर आए क्योंकि डोमिनेंट एलिमेंट्स कंबाइन हो गए थे। पर F2 जनरेशन में क्या हुआ? जब F1 हाइब्रिड्स को सेल्फ पॉलिनेट होने दिया तो F2 प्रोजेनी 4 डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स में आई, राउंड येलो, रिंकल येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन, जिसका रेशियो वो फेमस 9331 निकल कर आता है। बिल्कुल। और सबसे वाइटल पॉइंट ये था कि ओरिजिनल पेरेंट टाइप के अलावा बिल्कुल नए कॉम्बिनेशंस फॉर्म हो चुके थे। इसी ऑब्जर्वेशन से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट निकला। अगर मैं इस प्रोसेस को एक रेस्टोरेंट के मेन्यू से कंपेयर करूं जहां मेन कोर्स और डिजर्ट इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट किए जाते हैं, यानी एक ऑर्डर दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करता, तो वही बात हुई ना। ये मेन्यू वाली एनालॉजी फ्लॉलेस है। जब दो अलग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स कंबाइन होते हैं तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम एक पेयर का सेग्रीगेशन दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। पर एक कॉन्ट्रडिक्शन दिमाग में हिट कर रहा है मेरे। मेंडल ने ये सब 1800s में किया। उन्हें क्रोमोसोम्स या फिजिकल डीएनए का स्ट्रिक्टली कुछ नहीं पता था। उन्हें फैक्टर्स की फिजिकल लोकेशन कैसे पता चली? उन्हें एक्चुअली नहीं पता था और यही मेंडल के मैथमेटिक्स की ब्यूटी थी। पर 1900s में माइक्रोस्कोप्स एडवांस हुए तो वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इंट्रोड्यूस की। तो अगर मैं विजुअलाइज करूं तो क्रोमोसोम्स मूविंग बसेस की तरह बिहेव करते हैं और जीन्स उनमें बैठे परमानेंट पैसेंजर्स है, राइट? एग्जैक्टली। सटन और बोवेरी ने देखा कि मियोसिस के टाइम क्रोमोसोम्स का पेयरिंग और सेपरेशन परफेक्टली मेंडल के लॉज को सपोर्ट और प्रूफ करता है। जिस पाथ पर बस जाएगी पैसेंजर फिजिकली वहीं जाएगा। पर वेट, अगर सारे ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं तो क्या हर बार कंप्लीटली नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं? अगर दो पैसेंजर दो जीन्स एक ही बस में सेम सीट पर क्लोजली बैठे हैं तो वो रैंडमली शफल कैसे हो सकते हैं? तुम्हारा ये पुशबैक बहुत लॉजिकल है और इस असम्पशन को चैलेंज किया T.H. मॉर्गन ने। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स फ्रूट फ्लाइज, जिसे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कहते हैं, उस पर किए। फ्रूट फ्लाइज ही क्यों? पी प्लांट से अचानक मक्खियों पर क्यों शिफ्ट हो गए? क्योंकि उन्हें लैब में ग्रो करना बहुत ईजी है और उनका लाइफ साइकिल बस 2 हफ्ते का होता है। प्लस एक ही मीटिंग से हंड्रेड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग मिल जाते हैं। मेक सेंस। तो मॉर्गन ने इन क्लोजली बैठे पैसेंजर्स के बारे में क्या डिस्कवर किया? उन्होंने बताया कि जब जीन्स सेम क्रोमोसोम पर क्लोजली लिंक्ड होते हैं
तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं करते और एक्सपेक्टेड 9:3:3:1 रेशियो डिविएट हो जाता है। इसे लिंकेज कहते हैं। तो इसका मतलब जो दो फास्ट फ्रेंड्स बस में एक ही सीट पर क्लोजली बैठे हैं वो उतरते टाइम भी हमेशा साथ रहेंगे। हाँ, और मॉर्गन ने एक्चुअल डेटा से हाईलाइट किया कि टाइट लिंकेज के केस में, जैसे ड्रोसोफिला की वाइट और येलो बॉडी, सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन होता है। ओह वाओ, बस 1.3%, यानी ज्यादातर पेरेंटल ट्रेट्स ही रहते हैं। बिल्कुल, जबकि लूज लिंकेज में, जैसे व्हाइट आई और मिनिएचर विंग के केस में 37.2% रिकॉम्बिनेशन मिलता है। तो डिस्टेंस बढ़ने से नए कॉम्बिनेशंस बनने का चांस बढ़ जाता है। सही पकड़ा। और मॉर्गन के स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टर्टवेंट ने इन्हीं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज को यूज करके सबसे पहले जेनेटिक मैप्स कंस्ट्रक्ट किए थे। अमेजिंग। अब जब हम समझ गए हैं कि क्रोमोसोम्स और ट्रेट्स कैसे कनेक्ट होते हैं, तो लाइफ का एक सबसे फंडामेंटल ट्रेट डिकोड करते हैं। जेंडर एक्चुअली कैसे डिटरमिन होता है? एनसीईआरटी इसमें 3 अलग-अलग मैकेनिज्म्स डिटेल करता है। पहला है ह्यूमंस का, जिसे मेल हेट्रोगामेटी कहते हैं। यहाँ मेल्स XY और फीमेल्स XX होती हैं। जिसका सीधा मतलब ये है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पेसिफिकली स्पर्म का क्रोमोसोम ही बेबी का सेक्स डिसाइड करता है, राइट? एग्जैक्टली। आधा स्पर्म X कैरी करते हैं, आधा Y। इसलिए सोसाइटी में फीमेल चाइल्ड के बर्थ के लिए फीमेल्स को ब्लेम करना बायोलॉजिकली और साइंटिफिकली कंप्लीटली फॉल्स है। एब्सोल्युटली। ये सुनना सभी के लिए बहुत जरूरी है। और मैंने सुना है बर्ड्स में मैकेनिज्म एग्जैक्टली रिवर्स होता है। हाँ, बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगैमेटी होती है। फीमेल्स ZW और मेल्स ZZ होते हैं। तो वहाँ फीमेल का एक जेंडर डिसाइड करता है। ये कॉन्ट्रास्ट सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन एपिसोड मेरा मतलब है इस डीप डाइव के स्टार्ट में मैंने जो ग्रैंडफादर वाला पजल बोला था, उसका क्या? हनी बी का हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम। यहाँ फीमेल्स डिप्लॉइड होती हैं, यानी 32 क्रोमोसोम्स, और मेल्स हैप्लॉइड होते हैं, यानी 16 क्रोमोसोम्स। वेट, 16 क्रोमोसोम्स? तो बेसिकली मेल्स बगैर फर्टिलाइजेशन के बनते हैं? एग्जैक्टली। मेल्स अनफर्टिलाइज्ड एग से पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू डेवलप होते हैं। इसलिए ड्रोन्स का कोई फादर नहीं होता और वो सन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन उनका एक ग्रैंडफादर जरूर होता है और आगे ग्रैंडसन्स भी हो सकते हैं। माइंड ब्लोइंग। बायोलॉजी सच में सरप्राइजेस से भरी है। तो नॉर्मल केसेस में जेनेटिक मटेरियल स्टेबल रहता है, पर अगर इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में अचानक कोई टाइपो या एरर आ जाए तो क्या होता है? उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल में एक सडन ऑल्टरेशन या चेंज होता है। जैसे डीएनए के सीक्वेंस में कोई छोटा सा बदलाव? हाँ, जैसे पॉइंट म्यूटेशन। एक सिंगल बेस पेयर चेंज होने से भी बॉडी में बड़े कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। इन म्यूटेशंस का ह्यूमंस पर रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या पड़ता है? आई मीन डिजीजेस वगैरह होती हैं? बिल्कुल। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मतलब जो सिंगल जीन म्यूटेशन से होते हैं। सही कहा। और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जो क्रोमोसोम्स के टोटल नंबर या अरेंजमेंट में चेंज आने की वजह से होते हैं, जिसे हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? एनसीईआरटी 3 मेजर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एक्सप्लेन करता है। पहला है डाउन सिंड्रोम, जिसमें क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी हो जाती है, यानी बॉडी में टोटल 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ओह, और बाकी दोनों? दूसरा टर्नर सिंड्रोम है, जहां फीमेल्स में एक X क्रोमोसोम मिसिंग होता है, यानी एक्सो कंडीशन। और तीसरा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, जहां मेल्स में एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाता है, XXY। अगर मैं इसको रिलेट करूं तो ये वैसा है कि अगर हमारी पैसेंजर ट्रेन में एक पैसेंजर रैंडमली एक्स्ट्रा आ जाए या एक मिस हो जाए तो पूरी नॉर्मल मशीनरी और ब्लूप्रिंट डिस्टर्ब हो जाता है। वो परफेक्ट समरी है इस कॉन्सेप्ट की। तो आज के इस डिस्कशन से हमने स्मूथली ये समझ लिया कि इनहेरिटेंस कोई रैंडम चीज नहीं, बल्कि एक हाईली स्ट्रक्चर्ड और रूल बाउंड प्रोसेस है। चाहे वो मेंडल के पी प्लांट्स हों, मॉर्गन की फ्रूट फ्लाइज हों, या फिर ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। बिल्कुल। और मैं सभी नीट 2026 एस्पिरेंट्स को ये रिमाइंड कराना चाहूंगा कि आपकी पढ़ाई का आज का ये डीप डाइव आपके मेडिकल कॉलेज के सफर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। कंसिस्टेंट रहिए और कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करते रहिए। यस, आप लोग डेफिनेटली अपना ड्रीम क्रैक कर सकते हैं। और क्लोज करने से पहले मैं एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन ड्रॉप करना चाहती हूँ। अगर लिंकेज की वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और पेरेंटल ट्रेट्स मोस्टली प्रिजर्व होते हैं, तो एक्चुअली एवोल्यूशन और स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए नए वेरिएशंस लाने में रिकॉम्बिनेशन का ओरिजिनल लॉजिक और ट्रू पावर क्या है? सब लोग अपने लॉजिकली साउंड आंसर्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि हमारा ये डिस्कशन आगे भी जारी रहे। कीप स्टडीइंग हार्ड।